हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं एविएशन सेक्टर। ये GS3 का टॉपिक है, यूपीएससी मेंस GS3 का टॉपिक है, यूपीएससी मेंस। ठीक है, तो ये एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट में आएगा और ये आपके लिए आसानी हो जाएगी थोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एविएशन पहले है क्या। ये थर्ड लार्जेस्ट जो भी हमारा एयरपोर्ट सिस्टम है, जो एयरपोर्ट्स या हवाई जहाज़ उड़ती है, जहाज़ उड़ रही है, जा रही इधर उधर, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब पूरा एविएशन सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक क्या नाम है, एविएशन मार्केट है। और ये यूके, यहाँ यूके इट विल ओवरटेक यूके बाई 2025 एक्सपेक्ट किया गया है। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन पैसेंजर, हमारे यहाँ पैसेंजर्स बढ़े हैं, अप्रॉक्सीमेटली 112 मिलियन हो गए। एंड देयर हैज़ बीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एयरपोर्ट, ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स के नंबर इंक्रीज हुए। तो सब ये सब चीज़ें देखते हुए कि वी नीड, ठीक है, कि हम एविएशन पॉलिसी बन रही है और हम एविएशन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में एक तरफ शिफ्ट जा रहा है एविएशन की तरफ। वी हैव इंक्रीज्ड FDI इन एविएशन सेक्टर, लगभग $3 बिलियन का। आइए सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या है। ये सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ज़्यादा हैं, थोड़ा ईजी हैं कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज़। देखा जाए वर्ल्ड वाइड, फिर भी इंसिडेंट्स हमारे यहाँ कम होते हैं। अभी एयर इंडिया का एक इंसिडेंस हुआ किसी फॉल्ट की वजह से, जो भी हो, तो ये बहुत कम है, ये रेयर है, होता है कभी कभार हो जाता है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्यों है हमारे लिए। वी हैव अ क्लियर वेदर ऑफ इंडिया एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ एंड अदर कॉन्टिनेंट्स। हमारा वेदर जो है थोड़ा सा क्लियर है। ठीक, इस वजह से उड़ान के लिए जो है, हवाई जहाज़ के लिए थोड़ा सा बेटर इन्वायरमेंट है हमारी कंट्री में। देन वी हैव अ कार्टोग्राफिक स्वीट स्पॉट। व्हाट इज़ द कार्टोग्राफिक स्वीट स्पॉट? मतलब वेस्ट और ईस्ट के बीच में हम एक तरह से मिड पॉइंट है। यहाँ साउथ ईस्ट एशिया हो गया, दिस इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप एंड दिस इज एशिया या साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, एंड दिस इज वेस्ट एशिया। तो ये सब के बीच में एक मिड पॉइंट है, हम वी आर द मिड पॉइंट। ठीक है, दैट्स द वेरी की पॉइंट, कार्टोग्राफिक स्वीट स्पॉट। देन वी हैव एक्सटेंसिव प्लेन्स, लैंडिंग साइट के लिए फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी प्लेन्स हैं हद तक। ठीक है, एंड वी हैव इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए ये थोड़ा डाउटफुल है प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, बाहर की कंपनीज आती हैं तो प्रॉफिटेबल होती हैं। इंडियन कंपनीज में इंडिगो एक ऐसा है जो डोमिनेंट है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा, बाकी कंपनीज को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो ओवरऑल अगर एक आध सेक्टर को देखा जाए, एक आध कंपनी को, तो प्रॉफिटेबल है, खासकर बाहर की जो कंपनीज आती हैं। देन वी हैव ग्रोइंग फ्लीट ऑफ एरोप्लेन्स। ठीक है, 12 से मे बी शायद 1000 के ऊपर ही हैं। ठीक है, फिर देन ICAO की एक रिपोर्ट आई, उसमें क्या है कि फॉर एवरी थ्री क्या नाम है, जो भी $1 एविएशन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बदले हमें कितना $3 का रिटर्न मिलता है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट आई हुई है। वी हैव अ चीप लेबर। देखिए चीप लेबर है तो हम ह्यूमन रिसोर्स जो है वो चीपली अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स, तो इसको पोटेंशियल को हम टैप कर सकते हैं। वी कैन टैप द पोटेंशियल ऑफ द चीप लेबर, जिससे इनपुट कॉस्ट जो होती है कम हो जाती है। वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लेबर एज वेल। बट यहाँ पे अगर प्राइस ऑफ टिकट्स देखोगे, फ्लाइट देखोगे, चीप लेबर की वजह से ये इजी हो जाता है। फ्लाइट टिकट्स कम है, सबका एटलीस्ट एड ऑन होगा, सारी चीज़ों का फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, तो टिकट का प्राइस निकल के आता है। वी हैव इट कंट्रीब्यूट्स टू 5% ऑफ GDP एविएशन सेक्टर। देन इट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ये। इट इज़ एक्सपैंडिंग एट 10% ड्यूरिंग लास्ट डिकेड, ये 10% एक्सपैंड किया है। देखिए इट बूस्ट द मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड ओवरहॉल। क्या होगा जब एविएशन सेक्टर ग्रो करेगा, तो एविएशन में जो हवाई जहाज़ है उसको मेंटेनेंस के लिए चाहिए, भाई कोई रिपेयरिंग करना है, रिपेयर चाहिए। ठीक है, जो भी पुर्जे हैं उसको निकाल के खोला जाएगा, असेंबलिंग डिसअसेंबलिंग। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, डिसअसेंबली किया जाता है। ठीक है, और देखा जाता है, फिर इंस्पेक्ट किया जाता है कि कोई आइटम ख़राब तो नहीं है, देन इट विल बी असेंबल्ड एंड ओवरहॉल। यही इसी में ओवरहॉल आ जाएगा। तो इसके लिए क्या है, MRO, दिस इज MRO, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल, ये सर्विसेज बढ़ती हैं। स्विच ओवर फ्रॉम रेलवेज। कई बार देखिए रेलवेज जो हैं, ट्रेन डिले हो जाती है, बाढ़ आ गया है, ट्रैक डिरेलमेंट हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से भी, और टाइम टेकिंग भी है, तो रेलवे से लोग ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस में, स्पेशली द लॉन्ग डिस्टेंसेस, पीपल आर फॉलोइंग द एयरक्राफ्ट, क्या नाम है, एरोप्लेन। देन हाई स्पीड देख लीजिए, यहाँ पे हाई स्पीड है ये एविएशन सेक्टर में। ईजी ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉस्टली एंड लाइट गुड्स। लाइट गुड्स जो होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट जो होता है कॉस्टली और लाइट गुड्स का बहुत ईजी हो जाता है। फ्री फ्रॉम फिजिकल बैरियर, एक फिजिकल बैरियर नहीं, आप हवा में उड़ रहे हो। ठीक है, रोड पे क्या नाम है, अगर आप रोड पे चल रहे हो, दिस इज रोड या वाटर पे, तो यहाँ चल रहे हो, रास्ता ख़राब है, दिस इज ट्रैफिक जैम, दिस इज लॉट ऑफ चेकिंग, लॉट ऑफ टोल्स, लॉट ऑफ टाइम इज टेकन। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे फिजिकल बैरियर है नहीं है, इट इज़ फ्री फ्रॉम फिजिकल बैरियर।
रोड वाले में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। यूज़फुल इन नेचुरल कैलामिटी, भाई हवाई जहाज़ से जाना है, आप एयर में उड़ के प्लेन से चले गए, ये ज़मीन है, यहाँ बाढ़ हुआ, यहाँ ये बाढ़ आई हुई है, फ्लडिंग चल रही है, रोड ब्लॉकेज है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ज़मीन पे होती हैं तो हवा में नहीं रहेगी, तो नेचुरल कैलामिटी में भी काफ़ी ये कारगर होता है। देन रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये देख लीजिए चैलेंजेस हैं, ये सब पॉइंट्स याद कर लीजिए, आंसर में लिख दीजिएगा। चैलेंजेस क्या है, जैसे अभी भी लैंड होने के बावजूद भी अवेलेबिलिटी में और लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आती है। वी फेस प्रॉब्लम इन लैंड एक्विजिशन, क्योंकि पीपल यूज टू बी डिस्प्लेस, लोगों को डिस्प्लेस करना है, किसी की ज़मीन चली जा रही है, खेत चला जा रहा है किसान का, सब सारी चीज़ें हैं। तो लैंड अवेलेबिलिटी जो है, एक अवेलेबिलिटी और उसका एक्सेस कर लेना, एक्विजिशन भी प्रॉब्लम है थोड़ी। प्रोजेक्ट कंप्लीशन में काफ़ी हमारे यहाँ डिले होता है। कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें प्रोसीजरल डिलेज हो जाते हैं, ज़्यादातर प्रोसीजरल डिलेज, ठीक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम नहीं है, प्रोसीजरल डिलेज हो जा रहे हैं, फाइल पास नहीं हो रही है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, राइटिंग पे मत जाइएगा, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, दिस इज़ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है इससे भी हो जाता है, प्रोजेक्ट आया, अगली सरकार आई, उसने कैंसिल कर दिया, तो ये सब सारी चीज़ें। पुअर देखिए, रूरल कनेक्टिविटी पुअर है, क्यों? अगर एक स्टेशन है, ये ट्रेन जा रही है, यहाँ पे ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रहा है, ट्रेन का डब्बा, तो यहाँ छोटे छोटे स्टेशंस बने हुए हैं, यहाँ मान लो ट्रेन आकर के रुक गई, तो ये छोटे छोटे गाँव जो होते हैं ना, ग्रुप ऑफ विलेजेस पे एक स्टेशन बना होता है, तो विलेजेस में जाने में ज़्यादा अच्छा एक्सेस हो जाएगा। मान लो आप यहाँ दिल्ली से उड़े, दिल्ली से आप बेंगलोर यहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ से आपको गांव जाना है तो बेंगलोर से गाड़ी वाड़ी पकड़ना पड़ा, ये सब सारी चीज़ें, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी रूरल हिंटरलैंड में नहीं हो पाती है, ठीक। तो इसलिए यहाँ का है पुअर रूरल कनेक्टिविटी, जाहिर सी बात है पुअर तो होएगा ही फिर। अच्छा, ये आगे देखें, फंड्स अवेलेबिलिटी क्या है, फंड्स भी अनअवेलेबल है, गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, प्लस प्राइवेट सेक्टर, कई बार प्राइवेट सेक्टर फंड नहीं देती। देखिए यहाँ पे कुछ सेक्टर हैं, जैसे इंडिगो है, ये डोमिनेट कर रहा है, फॉरेन एविएशन मार्केट है, ये डोमिनेट कर रहा है, तो जो न्यू कंपनीज आएंगी उनको फंड देना पड़ेगा। सरकार देखिए अभी एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, एयर इंडिया को टाटा को दे दिया गया डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि लॉस चल रहा था। तो देखिए यहाँ फंड तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि एक आध सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, वही ग्रो कर रहा है, वो अपना जो चाहे कर ले, ठीक है। यहाँ पे सरकार को चाहिए कि फंड अवेलेबल कराए, ठीक है, अच्छी सर्विसेज दे, पर यहाँ खुद लॉस में चल रही सरकार, तो बेच दिया उसने, डिसइन्वेस्ट कर दिया। अब चलिए आइए, अनस्टेबल कस्टमर बेस अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब किराया बढ़ता रहता है, प्राइसेस कभी जाती हैं कभी नीचे गिर जाती हैं। जैसे प्राइस ज़्यादा हाइक हो जाएगी, लोग रोड और रेलवे प्रेफर करने लगेंगे, ठीक है। तो अरे भाई बहुत टिकट महंगा हो गया, रेलवे से चलो, बड़े थोड़ा टाइम लग जाए, बिकॉज दे इज़ दो चीज़ें, कोई देगा टाइम को ज़्यादा तवज्जो, कोई देगा मनी को ज़्यादा, पैसे को। अब दोनों में देखना है कि कौन टाइम को ज़्यादा दे रहा है या कौन मनी को। बहुत ज़्यादा टाइम भाई आपने प्राइस ज़्यादा ही बढ़ा दी है और टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, आदमी मैनेज कर लेगा यार, बहुत ज़्यादा प्राइस है, मान लो 1000-2000 बच जा रहा है आदमी का और एक दिन टाइम लग जा रहा है, तो उसके लिए कोई नहीं है, मिडिल क्लास वाला अफोर्ड कर लेगा, हाँ चलो ज़्यादा टाइम लग जाए थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अनस्टेबल कस्टमर ये हो गया। अगला क्या है, एयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये भी इशू एक आ जाता है, एयर सेफ्टी वाला। अभी रिसेंटली हमने एयर इंडिया का इंसिडेंस देखा है, ठीक है। देखिए लो एयरपोर्ट्स कैपेबिलिटी कैसे है, लो एयरपोर्ट जैसे कि नेविगेशन मैनेजमेंट है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। देखिए ह्यूमन स्किल चाहिए और ह्यूमन रिसोर्स ऐसा चाहिए जो स्किल्ड हो और एफिशिएंट हो। तो ये सब सारी चीज़ों की जो एयरपोर्ट की जो पूरी कैपेबिलिटी है, सर्विसेज हैं, ये अभी भी लैक कर रही है, वी आर नॉट इनफ कैपेबल, ठीक है। सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो जाता है, मान लो कोई फ्लाइट चेंज हो गई, कुछ भी हुआ और फ्लाइट रुक गई, तो सप्लाई चेन पे तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि कार्गो इससे भी तो जा रहा है, ठीक है, कार्गो जा ही रहा है। स्किल में डेफिसिट है, स्किल नहीं है लोगों के पास, पायलट की कमी है हमारे पास, ठीक है। और देन वी हैव इंक्रीज्ड फ्यूल कॉस्ट। भाई फ्यूल कॉस्ट जो है वो 40% ऑपरेटिंग कॉस्ट का है। अब ऐसा क्यों है, 60% तो टैरिफ वैरिफ लग जाता है शायद। तो इंडिया पे जो टैक्स है, टैक्स ऑन फ्यूल, ये बहुत ही ज़्यादा है कंपेरेटिव टू द अदर कंट्रीज़। तो टैक्स ऑन फ्यूल की वजह से फ्यूल जो टरबाइन फ्यूल का कॉस्ट है ये बढ़ जाता है हमारे यहाँ। तो इससे क्या हुआ, टिकट की प्राइस भी बढ़ जाएगी, टिकट की प्राइस भी इंक्रीज़ कर जाएगी। हैवी टैक्सेशन ये ना 60% हायर देन एशियन कंट्रीज़। भाई एशियन कंट्रीज़ में 60% कम है टैक्स, हमारे यहाँ टैक्स 60% हाई है, ठीक है। डॉलर डिपेंडेंसी है, जैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस है, एक्विजिशन है, तो डॉलर की वैल्यू चेंज होने पे ये सब सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस, एक्विजिशन, तो इसमें क्योंकि डॉलर नीडेड है। एग्रेसिव प्राइस कंपटीशन क्या, मान लो 3 कंपनीज ये सब आ गई, ठीक है, अभी आपस में कॉम्पीट करने के लिए प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा देंगी, तो प्राइस कंपटीशन हो जाता है कई बार।
तो जो कंपनी एक है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बाकी को नुकसान हो जाएगा। फेल टू टैप मैक्सिमम पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ डोमेस्टिक एयर ट्रैवल। तो वी हैव फेल्ड, अभी भी हम फेल कर चुके हैं। किस बारे में फेल कर चुके हैं कि हमको वी आर स्टिल अनेबल टू टैप द मैक्सिमम पोटेंशियल क्या ऑफ द डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट, एयर ट्रैवल का अभी भी हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल टैप नहीं कर पा रहे हैं। वी हैव एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स लीड टू डाउनफॉल ऑफ किंगफिशर जेट एयरवेज। अरे बाप रे बाप, कुछ एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स जैसे थे भाई, ये क्या किया, क्या नाम है, किंगफिशर वाले ने बहुत एक्सपैंड करने लगा हर जगह भाई, और हवाई जहाज़ खरीद रहे हैं और इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। उस चक्कर में ये क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट कर गए, एक तो लोन वोन भी उठा लिया, ये एक्सपैंड कर नहीं पाया, मैनेज नहीं। तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी नहीं लेना है आपको, आप उतना वैसा प्रोजेक्ट लीजिए जो आप सहन कर सकें। बहुत ज़्यादा पैसा लगा दोगे फिर वो लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो यही किंगफिशर जेट एयरवेज यही लोग इन लोगों ने किया, बहुत ज़्यादा सर्विसेज अच्छी करने के चक्कर में आप इनपुट ज़्यादा लगा दिया, आउटपुट निकला नहीं इनका कुछ। देखिए पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, तो फाइनेंशियल हेल्थ एयरलाइंस की ख़राब है, पैसा डालना है इस सेक्टर में, पैसे नहीं हैं। जैसे एक उड़ान इनिशिएटिव आया था, ये भी इनिशिएटिव उड़े देश का आम नागरिक, ये भी थोड़ा आम लोगों के लिए था कि कम फेयर पे लोग ट्रैवल कर सकें, ये भी इनएफिशिएंट रहा। तो इस प्रोसीजरल कम्प्लेक्सिटी, यही है ना प्रोसीजरल हर्डल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की। तो टैक्सेस हैं, अप्रूवल्स डीले हो जाते हैं, टैक्स ज़्यादा है। देन कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन की डीले हो जा रही है। स्टैग्नेंट कार्गो है, स्टैग्नेंट कार्गो ट्रैफिक, ठीक है। तो कार्गो के लिए 1992 में वन में लिबरलाइज किया गया था, ठीक है, ओपन एयर ये सब इंडिया का, कि भाई कार्गो वाले भी हवाई जहाज़ उड़ेंगे और अपना प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इसके बाद भी ये स्टैग्नेंट कार्गो ट्रैफिक था। आइए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखते हैं, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जैसे 100% FDI कर दिया गया। ये GF मतलब ग्रीन फील्ड है, इट इज़ ग्रीन फील्ड, एंड BF इज़ द ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब कि नया इन्वेस्टमेंट है, एकदम ग्रीन है, मतलब नया इन्वेस्टमेंट, एकदम न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ब्राउन फील्ड में ऑलरेडी कुछ यहाँ पे था, दोबारा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो या रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, इसको रिवाइव कर रहे हो, ये ब्राउन फील्ड हो गया। तो दोनों में 100% FDI है। ये बात याद रखिए, 49% FDI जो है ऑटोमेटिक रूट में है, ऑटोमेटिक रूट पे 49% FDI है। फिर यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की बात की गई। आत्मनिर्भर भारत ये भी इनिशिएटिव था, उड़ान है उड़े देश का आम नागरिक। फिर ये इंटरनेशनल उड़ान था। इंटरनेशनल क्या, छोटे छोटे मार्केट्स हैं, छोटी छोटी जगह हैं, उनको इंटरनेशनल हब से या फॉरेन कोई बड़ी डेस्टिनेशन से, एक फॉरेन डेस्टिनेशन से कनेक्ट किया गया था, जो कि काफ़ी फेमस है छोटे छोटे शहरों को। दिस इज़ स्मॉल सिटीज़, ठीक है, स्मॉल सिटीज़, इनको बड़े फॉरेन डेस्टिनेशन से कनेक्ट किया गया था, दैट इज़ इंटरनेशनल उड़ान। फिर नेशनल सिविल एविएशन की पॉलिसी आई 2016 में। इसका क्या काम था कि 50 करोड़ डोमेस्टिक टिकटिंग बढ़ाना है 2027 तक, 30 करोड़ 2022 तक, ये सब सारी चीज़ें। प्राइवेटाइज कर दिया गया एयर इंडिया को। एक नाब इनिशिएटिव आया था, नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट फॉर भारत, ठीक। देन डिजी यात्रा इज़ देयर। डिजी यात्रा में क्या थी कि बायोमेट्रिक डिजिटल प्रोसेसिंग की गई थी, है ना, बायोमेट्रिक डिजिटल प्रोसेसिंग किसमें, डिजी यात्रा में। देन गगन वॉज देयर, गगन का क्या है, GPS एडेड एक जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन था। देन EGCA क्या है, एविएशन प्रोफेशनल को सिंप्लीफाइज एप्स एंड अप्रूवल। तो एप्लीकेशंस हैं जो अप्रूवल है उसके लिए EGCA एक ऐप आया होगा, ठीक है। तो एविएशन, तो ये आप एग्जाम में सब डाल देना, डिजी यात्रा, गगन, ठीक है। तो ये गगन है जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, और EGCA जो है एविएशन प्रोफेशनल्स हैं इसमें, इनके लिए सिंप्लीफाइज एप्लीकेशंस एंड अप्रूवल्स। डिजी स्काई क्या है, इसमें रजिस्ट्रेशन कराया गया, अप्रूवल ऑफ ड्रोन कराए गए। और ई सहज क्या है, सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑनलाइन। जो भी एविएशन ऑपरेटर हैं, पर्सनल है, उनके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस है ई सहज के थ्रू। सिक्योरिटी भाई एयरपोर्ट में जा रहे हैं, एविएशन पर्सनल है, तो ई सहज के थ्रू इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाएगी, ताकि ये जल्दी से पहुंच जाए, इनको देरी वेरी ना हो, क्योंकि फ्लाइट डिलेज हो सकते हैं और भी आगे चीज़ें हो सकती हैं। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं क्या है, लास्ट ये मेक इंडिया ग्लोबल हब, ठीक है। मेरे ये सब एविएशन में आपको ग्लोबल हब बनाना है, इन मेंटेनेंस, स्पेशली इन मेंटेनेंस और यहाँ पे मेंटेनेंस में, ठीक है। रीअसेंबली क्या है, MRO क्या हो गया, क्या था ये, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, सॉरी थोड़ा मैं उधर, तो मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल में। देन देयर शुड बी कन्वर्जेंस बिटवीन सिविल MRO एंड डिफेंस सेक्टर। फिर एनहांस द एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, ठीक है। एडवांस रिसर्च, नॉर्मल बातें हैं, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। एविएशन टेक में रिसर्च लाइए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, ताकि बायोफ्यूल यूज़ हो, सोलर बेस्ड यूज़ हो।
सोलर एनर्जी लिया जाए, ताकि टरबाइन फ्यूल ऐसे ही महंगा है, ऊपर से टैक्स वैक्स लगा दिया गया है, तो सर प्राइसेस कम होंगी, प्लस इट विल बी ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करेंगे। देन एयर ट्रैफिक कंट्रोल और मैनेजमेंट में आप AI यूज़ करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करिए, कि कैसे एयर ट्रैफिक को मैनेज किया जाए, क्या ऐसा यहाँ डेटा यूज़ करिए यहाँ पे एयर ट्रैफिक पे, ये कहाँ कितनी फ़्लाइट जाती है क्या है, तो AI इसको सॉल्व करके ट्रैफिक कंट्रोल करे। देन मल्टीपल एयरपोर्ट्स और भी खोलने की ज़रूरत है। देन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिसोर्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। देन एड्रेस द स्किल्ड मैन पावर को एड्रेस किया जाए, अनस्किल्ड मैन पावर होना चाहिए, तो एड्रेसिंग कोई प्रॉब्लम है ना तो अनस्किल्ड मैन पावर, चलिए स्किल्ड मैन पावर लाया जाए। पुअर परफॉर्मिंग एयरलाइंस को कार्गो कैरिंग में शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। एंड ब्रिंग एविएशन टर्बाइन फ्यूल अंडर GST में इसको लाएंगे तो थोड़ा इसका प्राइस में भी कम हो जाए कुछ हो। तो ये सब सारे थे, ये आप आंसर राइटिंग के लिए इतना बहुत है, आप इतना कर लेना, ठीक है। बाकी आप इसको कमेंट कर दीजिए, लाइक कर लीजिए थोड़ा और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।